हाँ भाई, कल याद है हमने यहाँ पे एंड किया था। यस सर। ओके, इसको गो थ्रो करो, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं और ताकि रिकॉल हो जाए कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। सर कर दिया है। ओके, बताओ क्या समझ में आया। सर इसमें हमने एक एरर था जो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल काउंटिंग की वजह से वो इस एरर को फाइंड कर लिया जी। कौन सी बिट में एरर था ये भी हमने फाइंड कर लिया। हाँ, असल में इशू ये है कि अगर हम पैरिटी बिट मेथड यूज़ करेंगे ना, उसमें ये तो हमें पता लग जाएगा कि कोई बिट मिस है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ वंस इवन अगर डिसाइड हुआ था कि नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए और रिसीविंग एंड पे नंबर ऑफ वन ऑड आए, तो पैरिटी बिट बता देगा कि भाई इसमें नंबर ऑफ वंस ऑड है। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि कौन सी बिट चेंज हुई है। ठीक है ना। तो उसके लिए फिर दूसरा मेथड होता है पैरिटी बाइट। क्या होता है? हाँ पैरिटी हाँ। पैरिटी बाय। हाँ, इसको पैरिटी ब्लॉक भी कहते हैं, पैरिटी बाइट भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काउंटिंग करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं विच बिट हैज़ बीन चेंज। ठीक है, तो पैरिटी बिट का सबसे इशू ये है कि उसमें आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी बिट चेंज हुई है, यानी 0 1 हुआ है या 1 0 हुआ है, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए फिर हमें ये पैरिटी बाइट मेथड यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब ये वाली एग्जांपल करो। पिछला मेथड पता है ना कैसे किया था, एग्जांपल वाला। यस सर। हाँ, तो फिर इसको करो। कर लिया। तो कौन सी बिट है? बिट 6 और बाइट 4 में एरर है। इसको क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसे ही। यस सर। ये देखो, ये लिखा हुआ है। इसका आंसर लिखे लिखेंगे, एरर अकर्ड इन बाइट 4 4 1 बिट्स, ये भी बताना होगा। एंड इन बिट 6 4 1 बिट्स, ओके, ऑड होने चाहिए, नंबर ऑफ वन ऑड होने चाहिए। अब फिर आपने ये भी बताना है बाइट 4 शुड बी 0 डबल 1 0 ट्रिपल 1 0। ठीक है, ये आपको बताना होगा। ये देखो, 0 कौन सी है? बाइट 4, बाइट 4 ये है, और बिट 6। ठीक है, इसको क्या होना चाहिए? 0 डबल 1 ट्रिपल 1 0। 0 डबल 1 0 ट्रिपल 1, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ओके, अब इसको करो।
सर कर लिया मैंने। तो कौन सी बिट पे एरर आया है? बिट 7। Yes, sir. Bit 7 और बाइट। गुड, ये चेक कर लो, ये आंसर दिया हुआ है। एरर occurred in byte 8 3 1 bits and in bit 7 3 1 bits. Byte 8 should be 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये सेकंड मेथड आ गया चेक सम। ठीक है, पहला हमने चेक डिजिट क्या रही सॉरी पैरिटी बिट मेथड डिस्कस किया, अब सेकंड है चेक सम। ये कह रहा है मेथड यूज टू चेक फॉर चेंजेस और करप्शन इन डेटा फॉलोइंग ट्रांजिशन। तो ये बेसिकली ये भी मेथड है जो चेक करता है कि डेटा में कोई चेंजेस आई है या करप्ट डेटा हो गया तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ब्लॉक ट्रांसमिशन, डेटा इज सेंड इन ब्लॉक्स एंड एन एडिशनल वैल्यू फॉर द चेकसम इज ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ द डेटा ब्लॉक। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हम ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करते हैं ना, उसके साथ काउंट करके ये भी भेज देते हैं कि मैंने कितनी बिट्स सेंडर को भेजी है यानी रिसीवर को भेजी है। सेंडर नंबर ऑफ बिट्स काउंट करके पैकेट के साथ ये भी लगा देगा कि वो हाउ मेनी बिट्स इज ही इज सेंडिंग। तो रिसीवर जो है वो काउंट करेगा। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है चेकसम प्रोसेस कैलकुलेशन, चेकसम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ डेटा जस्ट बिफोर ट्रांसमिशन, यानी ये सेंडर साइड पे हो रहा है। ओके, फिर calculation is based on an agreed algorithm established between the sender and receiver। तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू कोई एल्गोरिथम डिसाइड किया जाता है कि वो काउंट कैसे करेंगे। तो ट्रांसमिशन कैलकुलेटेड चेकसम इज ट्रांसमिटेड अलॉन्ग विद द ब्लॉक ऑफ डेटा। जो भी ब्लॉक ऑफ डेटा जा रहा है उसके साथ नंबर ऑफ बिट्स की कैलकुलेशन भी जा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई इशू? नो सर। गुड। अब देखो रिसीविंग एंड पे क्या हो रहा है। कंप्यूटर एट द रिसीविंग एंड recalculate the checksum using the received block of data। The agreed algorithm is employed to find the checksum। अब रिसीविंग एंड पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, देखा ना, कंप्यूटर एट द रिसीविंग एंड recalculate the checksum using the received block of data। The agreed algorithm is employed to find the checksum। जो भी एल्गोरिथम डिसाइड किया था उसके अकॉर्ड उसको यूज करते हुए नंबर ऑफ बिट्स को काउंट कर लिया जाता है। अब कंपैरिजन होता है। The recalculated checksum is compared to the checksum sent with the block, with the data block। तो अब कंपेयर किया जाता है। अगर अगर फर्स्ट करो सेंडर ने 100 बिट सेंड की थी तो रिसीवर एंड पे भी 100 बिट्स होनी थी। अगर सेम है इसका मतलब कोई एरर नहीं है, अगर सेम नहीं है तो फिर रिसीवर रिक्वेस्ट करेगा सेंडर को कि डेटा सेंड करो दोबारा। एरर डिडक्शन, अब कह रहे हैं ना, इफ द टू चेकसम मैच नो ट्रांसमिशन एरर आर अज्यूम। इफ द चेकसम डिफर a request is made to resend the block of data। ठीक है, agreed algorithm क्या है? The algorithm used for checksum calculation agreed upon by the sender and the receiver ensure consistency in checksum calculation at both end of the communication। ये पॉइंट क्लियर हो गया? चेकसम क्या होता है? यस सर। अच्छा जरा ब्रीफली बताओ क्या होता है चेकसम, यहाँ से पहले पढ़ लो। चेकसम होता हाँ, ठीक है बताओ। है, चेकसम एक मेथड है कि जिससे हम चेक कर सकते हैं कि डाटा कहीं चेंज या करप्ट तो नहीं हुआ जब डाटा ट्रांसमिट प्रोसेस चल रहा होता है। जो डाटा भेजा जाता है वो ब्लॉक्स में सेंड होता है और एक यानी कि एडिशनल वैल्यू वो जिसको चेकसम कहते हैं, ये ब्लॉक ऑफ डाटा जो एंड जो डाटा का एंड होता है और वहां भेजा जाता है। चेकसम का जो प्रोसेस होता है एज फॉलोज। When a block of data is about to be transmitted, checksum is calculated from the block of data. The calculation is done using an agreed algorithm. The checksum is then transmitted with the block of data at the receiving at the checksum is समराइज recalculated by the computer. समराइज करके बताओ कि चेकसम में पहला पहला स्टेप क्या होता है? चेकसम में पहला स्टेप क्या होता है? checksum में जो पहला स्टेप होता है इसमें बताया जाता है कि जो ब्लॉक ऑफ डाटा ट्रांसमिट किया जाता है उसमें checksum तो कैलकुलेट करता है कि जो checksum तो कैलकुलेटेड होता है कि सुनो सुनो सुनो, ब्लॉक एक ऑफ मिनट, डाटा। फिर सुनो। इसमें पहला स्टेप होता है सेंडर की तरफ से कि वो ब्लॉक ऑफ डेटा के साथ एक प्रोसेस परफॉर्म करता है। जैसे अगर आपने किसी को नोट भेजने हैं, 10,000 भेजने हैं, तो काउंट करके भेजोगे या बगैर काउंट करके भेजोगे? अगर तुम किसी को काउंट करके। काउंट करके भेजोगे ना,
तो तुम जब जिसको मिल जाएंगे उसको कॉल बोलोगे ना कि तुम लेने से यानी जो बंदा लेकर आया उसको उसको जाने देने से पहले काउंट कर लो तुम्हारी करेंसी पूरी है कि नहीं पूरी, ऐसा होता है। अब रिसीवर काउंट यस करे, सर। अच्छा तुमने उसको कहा हुआ है कि जब तुम नोट रिसीव करो तो काउंट करके बताना कि तुमने पूरे रिसीव किए हैं या आधे रिसीव किए हैं, क्योंकि अगर वो काउंट किए बगैर रख लेगा तो बाद में बोलेगा यार तुमने करेंसी पूरी नहीं भेजी, नोट पूरे नहीं भेजे। तो बोलोगे यार जब तुमने रिसीव किए थे तो काउंट क्यों नहीं किए, उसी वक्त बताते बंदे को बताते कि इतने नोट आए हैं। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं हम किसी को 5,000 देते हैं और वो हमें उसका उसका क्या एक्सचेंज नोट एक्सचेंज चेंज देता है हमें, तो हम उसको काउंट करते हैं कि हमने उसको कितने दिए थे और उसने हमें कितने वापस दिए। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि सेंडर जो है वो नंबर ऑफ बिट्स काउंट करेगा और ब्लॉक ऑफ डेटा के साथ अटैच कर देगा कि इतनी बिट्स मैं भेज रहा हूँ, और रिसीवर जब रिसीव करेगा तो वो भी नंबर ऑफ बिट्स को काउंट करेगा कि सेंडर ने कितनी बिट्स भेजी हैं। बस ये इसका समरी है, ठीक है। यानी सेंडर नंबर ऑफ बिट काउंट करके भेजेगा और रिसीवर भी नंबर ऑफ बिट काउंट करेगा ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि जो बिट सेंड हुई है उसमें कोई इशू तो नहीं है, करप्शन तो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, यस अब ये एक और मेथड आ गया इको चेक, ये पढ़ा है पहले इको चेक? नो सर। सर ये बहुत आसान है। हाँ बताओ क्या होता है। सर इसमें सेंडर अपना डेटा सेंड करता है और रिसीवर उस डेटा को फिर से सेंडर की तरफ करता है और फिर सेंडर चेक करता है। अब दोनों जो उसने सेंड किया होता है जो रिसीवर ने सेंड किया होता है दोनों को कंपेयर करता है। ठीक अगर है। अगर वो एरर फ्री होगा तो वो रिसीवर को फिर से भेज देता अच्छा, इको चेक कह रहे हैं इज अ मेथड ऑफ एरर चेकिंग वेयर डेटा सेंड टू अनदर डिवाइस इज इकोड बैक टू द सेंडर। अब इसका क्या मतलब है कि सेंडर ने डेटा सेंड किया, रिसीवर ने वापस इसको भेज दिया, बोलेगा यार तुम दोबारा मुझे काउंट करके बताओ कि तुमने कितनी बिट्स भेजी है, ठीक है। यानी रिसीवर काउंट नहीं करेगा, वो भी सेंडर को वापस भेज देगा, बोलेगा तुम काउंट करके बताओ कि तुमने कितनी बिट भेजी है। अब कह रहे हैं अब यहाँ पे होता क्या है, तो सेंडर कंप्यूटर कंपेयर द ओरिजिनल डेटा विद द ई कोड डेटा टू चेक फॉर एरर। अब सेंडर जो है एक तो ओरिजिनल डेटा जिसने भेजा था उसको और जो उसके बाद वापस डेटा है उसको कंपेयर करेगा, रिलायबिलिटी कंसर्न। इको चेक रिलायबिलिटी इज लिमिटेड। अब ये नहीं पता लगेगा कि ओरिजिनल डेटा जब सेंड किया तो उस वक्त कितनी बिट्स थी, जब उसने वापस भेजी उसमें कितनी बिट्स थी, अगर वो डिफरेंस आ गया। इफ द टू सेट्स ऑफ डेटा डिफर द सोर्स ऑफ द एरर इज अननोन। अब ये पता नहीं लगेगा सेंडर ने जब पहली दफा भेजा तो उस वक्त बिट कम हुई है या रिसीवर ने वापस जब भेजी उस वक्त बिट कम हुई है। So whether during the initial transmission or when sending the data back for checking. So error detection. अब कह रहे if no difference are found between the original and return data, it confirms error-free transmission. Any disparity कहते हैं difference को indicate an error at some state during data transmission. तो अगर कोई difference आ रहा है तो identify कर लिया जाता है कि there is error. अच्छा, अब ये एक समरी दी हुई इको चेक डायग्राम, ये देखो उसी की इको चेक की दी हुई। A copy of data is sent back to the sender for comparison. The sender computer checks for difference between the original and the return data. No difference confirm error-free transmission, while disparity indicate error during data transmission. Disparity कहते हैं difference को। ये देखो सेंडर ने डेटा सेंड किया, रिसीवर ने कुछ नहीं किया, उसने वापस एक उसकी कॉपी दोबारा भेजी, बोला यार काउंट करके बताओ, डेटा इज रिटर्न टू सेंडर, डेटा इज रीसेंट इफ एनी एरर फाउंड। तो अगर कोई एरर होता है ये दोबारा डेटा सेंड कर देगा, बस ये होता है इसका। क्लियर है? इसमें यस कोई सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? यस नो सर। अच्छा, अब ये एक और मेथड आ गया चेक डिजिट। ये जरा पहले पढ़ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर मैं बताता हूँ।
पढ़ लिया। तो क्या समझ में आया, जरा ब्रीफली बताओ। सर इसमें बताया गया है कि जो चेक डिजिट एक फाइनल डिजिट होता है जो कि एक कोड में इंक्लूड किया जाता है। ये कैलकुलेट होता है सारे डिजिट्स के कोड से है। चेक डिजिट बार कोड्स जो प्रोडक्ट्स में लगे होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर या ISBN और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर VIN। चेक डिजिट्स होते हैं वो इस काम के लिए भी यूज होते हैं कि वो एरर आइडेंटिफाई करें जब वो डाटा एंट्री में होते हैं, और इसकी वजह से जिसकी वजह से मिस टाइपिंग या मिस स्कैनिंग इन बार कोड में हो जाती हाँ, मतलब वो एक एंड में नंबर लगा देते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना था कि वो आखिरी नंबर है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर वो करेक्ट है तो इसका मतलब कोड के अंदर कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अगर रॉन्ग है तो इसका मतलब कोड जो ट्रांसमिट हुआ है वो गलत है, उसको रीचेक करने की जरूरत है। ओके। है। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड यूज टू जनरेट अ चेक डिजिट। अब इसमें दो मेथड दिए हैं आपकी बुक में। टू कॉमन मेथड विल बी कंसिडर्ड है, एक होता है ISBN 13 और एक होता है मॉड्यूलो 11। ये दो मेथड दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ISBN 13 देखें। ओके, पहले इसको गो थ्रू करो फिर मैं आपको बताता हूँ। सब डिटेक्शन में से चेक डिजिट सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल है, अच्छा नहीं, अभी ये आसान हो जाएगा, अभी हम करेंगे ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। जस्ट गो थ्रू फिर मैं बताता हूँ। कर लिया है सर। ठीक है। अब हाँ, आसान है। अब आसान है। क्या समझ में आया? सर इसमें बताया हाँ बताओ, क्या इसमें समझ में? बताया गया है कि ये जो ISBN, सर मुझे ISBN का ही ज्यादा अच्छा समझ आई है। हाँ हाँ, समझाओ कि ना क्या। सर ISBN में जो इन्होंने कोड दिया होता है उसमें हमें जो पहले डिजिट को हमें ऑड लेना होता है, फिर दूसरे डिजिट को हमें इवन लेना होता है। ऐसे चल के हमें जो ऑड नंबर्स होते हैं हमें उसको प्लस कर देना होता है, और जो इवन होते हैं उन सारों को प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अच्छा, फिर जो पहला आंसर आता है, पहला नंबर दिया हुआ है। जैसे इसमें जो 9 है ये ऑड है, 7 नहीं, इवन है, 8 ये टोटल कितने डिजिट है? सर 12। तो 13वां का है, 30th डिजिट का है, 30th 13वां डिजिट का है। वही फाइंड करना है सर, वही फाइंड करना है। वही फाइंड करना है ना। तो हमें फिर यार इन ऑड और इवन नंबर को जो प्लस का आंसर था हमें उसको फिर प्लस करके 10 से डिवाइड कर देना होता है। फिर जो आंसर आता है हमें उसको फिर 10 से माइनस कर देना होता है, और फिर जो आंसर होता है वही चेक डिजिट होता है। अब देखो, 13वां डिजिट ना X है, वो यहाँ आता है। ये X, इसने क्या बोला, ऑड डिजिट। अब देखो ना, क्योंकि हर एक को ना हम पोजीशन नंबर दे देंगे। ये 2 इवन डिजिट पे क्या, क्योंकि ये बेसिकली 13 डिजिट है। 2 इज द
सेकंड 2 जो है ना वो सेकंड पोजीशन पे है और 8 थर्ड पोजीशन पे है, इसीलिए उसने उसको ऑड डिजिट बोला हुआ है। समझ आ रही बात? क्योंकि ये जो एक्स है ना जो फाइंड करना है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ये फर्स्ट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 12 और ये 30। हो गया? 13 डिजिट हो गए। यस सर। तो इसीलिए हमने पोजीशन नंबर के हिसाब से वर्किंग की है ना, इसीलिए उसने बोला ये जो रेड किए हुए ना ये आउट डिजिट है और जो ब्लू है इवन डिजिट। इवन डिजिट का मतलब ये है कि इनका पोजीशन नंबर क्या है, ठीक है ना। 2 जो है वो सेकंड पोजीशन पे इसलिए इवन है, 3 फोर्थ पोजीशन पे है, 6 9 6 पोजीशन पे है, 4 8 पोजीशन पे है, 0 10th पोजीशन पे है, 7 12, इसीलिए वो इवन डिजिट है। समझ आ गई बात? तो यस सर। पहला स्टेप उसने ये बताया, ऐड ऑल द ऑड नंबर डिजिट टुगेदर। ठीक है, पहला स्टेप के जितने भी ऑड नंबर है उनको ऐड कर लो। ऐड ऑल द इवन नंबर डिजिट टुगेदर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 3। तो जितने भी इवन, पहले तो ऑड ये वाले हैं, दिस इज ऑड। फिर ये इवन नंबर्स, इवन पोजीशन पे जो नंबर उनको ऐड किया फिर मल्टीप्लाई बाय 3 किया। अब 30 ऑड नंबर का टोटल 36 आया, इवन नंबर का टोटल 75 आया। फिर 36 नंबर 3 पे क्या है, ऐड द रिजल्ट। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय 10 किया, डिवाइड बाय 10 किया। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल क्या है, 1111। तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। देखो 10 1 द 10 होता है, ये 1 नीचे आ गया 11, फिर 10 1 द 10। अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, हमें ये चाहिए था। अब हमने 10 में से 1 माइनस किया तो 9th इज द डिफरेंस, और ये चेक डिजिट है। इसका मतलब x की जगह पे 9 आएगा, x की जगह पे 9 आएगा। 9 है तो ये हमारा चेक सर। डिजिट। हाँ, जो रिमाइंडर आते हैं हमने उसी के साथ माइनस करना होता है या फिर सिर्फ 1 के साथ? नहीं नहीं, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको जो डिवाइजर है ना इससे माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो आपका चेक डिजिट ओके है। सर। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करेंगे डिवाइजर से, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका चेक डिजिट है। ये भी हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला था कि 2 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर ना। पहले आप जनरेट करेंगे, ठीक है, फिर उसे वेरीफाई करेंगे। फिर आप इसे रिकैलकुलेट करेंगे कि आपका ये जो 9th आया था ना यहाँ पे, ये जो 9th आया ये क्या ये भी करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 लाना होता है ना। ये जो 9th आया है ना इसको वेरीफाई करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिकैलकुलेट करना पड़ता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है रिकैलकुलेट। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये देखो, so we end up with the following 13 digit number which matches the number shown in figure। अब देखो, अब इन्होंने इसको रिकैलकुलेट किया। अगेन, add all the odd number digit together including the check digit, add all the even number of digit together and multiply the result by 3। which same step परफॉर्म करेंगे। अब देखो, तो ये ऑड नंबर का टोटल आ गया, ये ऑड नंबर का टोटल आ गया, ये इवन नंबर का टोटल आ गया। देखो 45 और 75, 45 प्लस 75 किया, ठीक है, कितना आ गया 120। अब देखो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 द 10, 2 आ गया, 0 नीचे आएगा, 10 2 द 20। अब देखो रिमाइंडर 0। तो अब हमने रिकैल कंफर्मेशन में, अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हमारा चेक डिजिट बिल्कुल परफेक्ट है। समझ आया? यस सर। ओके गुड। अब आगे देखते हैं। अब सेकंड मेथड आ गया, मॉड्यूलस 11। इसको पढ़ो ज़रा, फिर मैं आपको बताता हूँ।
और कर लिया। समझ आया मेथड? इसमें वेटिंग का मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है, ये आपको कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं, ये बताओ। नो सर। हाँ देखो, ये भी अच्छा, ये भी उसी तरह का ही है जैसे मैंने वहाँ पे पोजीशन नंबर लगाए थे ना, यहाँ पे भी मैं पोजीशन नंबर लगा दूंगा। ये आपका ओरिजिनल कोड है 7 डिजिट, इसमें एक डिजिट कम है, एक डिजिट कम है। तो ये है 41567110, यहाँ एक्स लगाया था। एक्स वो नंबर है जो मिसिंग है, सही है, एक्स वो नंबर है जो मिसिंग है। अब आप देखें कि इन्होंने अब टोटल नंबर कितने हो गए ये बताओ, पहले कितने थे और अब कितने हो गए? या बेटे पहले 7 थे, अब 8 है। अब 8 है ना। तो अब देखो ना, समझो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये हम वेट लगा रहे 6, ये 7, ये 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब वो कह रहा है द डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेटिंग यानी पोजीशन नंबर एंड देन ईच वैल्यू इज एडेड टू मेक अ टोटल। तो हम उसको यानी 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये इन्होंने ये किया हुआ है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ये किया हुआ है। 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको इससे किया तो 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 ये आ गया। 1 तो जो क्या ये तो है ही नहीं, मतलब तो मिसिंग है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके बाद सब ठीक। आंसर को ऐड कर देते हाँ अब सब टोटल आ गया, इन सबको ऐड, ये 32 आया, ये 7 आया, 30 आया, 30 28 3 और 0, इसका टोटल आया 130। इसका टोटल आ गया 130। अब 130 को हम डिवाइड कर लेंगे 11 से, क्योंकि मार्डिलो 11 11 11 वन द 11, ये 2 आ गया 0, 11 वन द 11, ये देखो रिमाइंडर 9 आया है। रिमाइंडर कितना है 9। अब 11 में से 9 माइनस करेंगे तो चेक डिजिट आ गया 2। तो इसका मतलब वो जो एक्स की पोजीशन थी ना जो मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये देखो 0 के बाद 2 आ रहा है, आपका फर्स्ट डिजिट जो है राइट साइड से फर्स्ट है, ठीक है, लेफ्ट साइड से लास्ट डिजिट। समझ आई कैलकुलेशन? यस सर। अच्छा, अब इसी को हमने रिकैलकुलेट करना है ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो चेक डिजिट 2 आया है इज इट राइट और रॉन्ग। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ ध्यान में रखो, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, इन्होंने यहाँ एक और चीज़ लिखी हुई है, अगर रिमाइंडर इज कह रहे रिमाइंडर इज 10 देन चेक डिजिट एक्स इज यूज, तो चेक डिजिट आपका एक्स हो, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे रिकैलकुलेट किया हुआ है। हमने अब कंफर्म करना है कि हमारा चेक डिजिट इज राइट और रॉन्ग, वही वाली बात। देखो ना 2 फर्स्ट पोजीशन पे है ना, मैंने नंबरिंग की भी थी पहले से, दोबारा से वही 8, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको आपस में, 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 इसको आपस में। तो अब देखो 132 आ गया, क्या आ गया 130। अब 132 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 वन द 11, 2 बचा, 2 नीचे आ गया, 11 2 द 22, ठीक है। तो देखो 0 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0, देयरफॉर नंबर इज करेक्ट। पिछले एग्जाम्पल में भी नंबर 0 आ रहा, मतलब हमने वेरीफाई किया 0 रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब है आपका चेक डिजिट परफेक्ट है। क्लियर? यस सर। गुड। अब इसकी आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओ, हम्म, अब ये कैलकुलेट करो। ये पहले वाली एग्जांपल है, ठीक है।
हाँ, इसी पे वर्किंग करो। एनोडेट ओपन कर दूं? सर ओपन है। अच्छा ठीक। ओके, इसकी वर्किंग भी 32 आ रहा है यार। 32 ने क्या निकाला, और 36 ये आ रही वर्किंग। इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? तो आपने आपको याद नहीं, ये देखो, ये पढ़ो, तुम्हारे बुक है, यस सर। बुक में देखो। ये स्टेप क्या नाम है, क्या बोलते हैं, स्टेप 2 देखो, ये लिखा हुआ है ना, ऐड ऑल इवन नंबर डिजिट टुगेदर ओके एंड। सर। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये IB 13 में यही करते हैं, इसीलिए अपनी पूरी वर्किंग शो करो मुझे, यानी ये सारे स्टेप परफॉर्म करो जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है। ये मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है।
हाँ अभी कर रहे रहता है। हाँ, अभी मूसा कर लिया। हेलो। ठीक है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कर लिया। ठीक है। ओके। अब इन दोनों को पहले 13 मॉड्यूल 11 से करोगे और फिर 13 से करोगे। पहले मॉड्यूल 11 से करो। सर मॉड्यूलो 11 के लिए इसकी वेटिंग क्या है? ये देखो ना, ये एग्जाम्पल 2 देखो। जो मिसिंग है ना वो 1 पे होता है। ये देखो ओके। 0 2 पे आ रहा है ना, इसका मतलब इससे पहले 1 वो मिसिंग है। तो यहाँ पे जो गिवन नंबर है जैसे 8 है, ठीक है ना, इससे पहले नंबर तो 8 यानी 2 से होगा, और 4 भी 2 से होगा। सर कर लिए। क्या है 7? यस सर। एक सेकंड। हाँ, ये 7 किससे आया तुम्हारा? मॉड्यूल 11 से आया है। यस सर इसको ISBN से करना था या मॉड्यूलो 11? ये इसको दोनों से करना है ना पहले, अब दूसरे से करो। ओके सर। इसी के नीचे कर लो, 13 से।
तो कल ये भी 7 आ गया। अच्छा, एक सेकेंड। फिफ्टी थ्री है ना, 53 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 5, तो 10 माइनस 3 7, ठीक है। अब ये सेकंड वाला करो, दोनों सही हैं। सेकंड वाले को भी दोनों मेथड से करना है। हाँ बिल्कुल। सर हो गया। ओके, गुड, ठीक है। चेक डिजिट 0 आ गया, ठीक है, और चेक डिजिट 1 आ गया, गुड। अब आपको समझ में आएगा ये डिफिकल्ट टॉपिक? यस सर। पहले मुश्किल था ये? पहले पढ़ा था तुमने ये? सर पहले इतना कोई खास नहीं पड़ा था, बस आईएएस भी मुझे आसान लगता था, बस मॉड्यूलों का थोड़ा आता था, पर इतना नहीं आता था वैसे। अब पूरी समझ आ गई है ना मॉड्यूल। अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया ना? यस सर। अब आपने 100 में से 100 नंबर लेने हैं ना? इंशाल्लाह सर। अच्छा। अच्छा, अब इसके बाद इसका टॉपिक एक और है, उसको आगे चलते हैं। ये देख लो। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये एक और एरर मेथड है, ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसमें क्या होता है, सेंडर
डेटा सेंड करता है, ठीक है, रिसीवर को। तो अब वो सेंडर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का। अगर विद इन टाइम पीरियड एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, यानी ओके का मैसेज आ जाता है, फिर तो ठीक है। जैसे फर्स्ट करें 7 सेकंड वेट करता है। अब अगर विद इन टाइम पीरियड उसको ओके का मैसेज नहीं आता है, तो दोबारा से भेज देगा। तो इसमें एक्नॉलेजमेंट और टाइम आउट को यूज़ किया जाता है। अब ये लिखा हुआ है ARQ इज अ मैथड फॉर चेकिंग डेटा फॉलोइंग ट्रांसमिशन। ARQ इज अ मैथड फॉर चेकिंग डेटा फॉलोइंग ट्रांसमिशन यूटिलाइजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट अलॉन्ग विद टाइम आउट। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या है? मैसेज इज सेंड टू द रिसीवर इंडिकेटिंग वेदर डेटा हैज बीन रिसीव्ड करेक्टली। टाइम आउट क्या है? टाइम जैसे आपको मैंने बताया, टाइम वेट, एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट किया जाएगा। A time interval allowed to elapse before an acknowledgement is received. Error detection. Receiving device gets an error detection code as part of data transmission. Typically a CRC, जो हमने पीछे डिस्कस किया था. Error detection code helps identify transmission error in the receiving data. Positive acknowledgement क्या है? If no error is detected, a positive acknowledgement is sent back to the sending device. तो सेंडिंग डिवाइस को ओके का फाइन का मैसेज भेज दिया जाएगा, हाँ भी डेटा रिसीव हो गया, करेक्टली रिसीव हो गया। अदरवाइज उसको डिले कर दिया जाएगा। तो वो अब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या है? इफ एन एरर इज डिटेक्टेड द रिसीविंग डिवाइस सेंड अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। अगर एरर फाइंड हो जाता है तो उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी जाती है, डेटा सही रिसीव नहीं हुआ, रिक्वेस्ट फॉर रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज इनिशिएटेड। फिर इसमें टाइम आउट मैकेनिज्म आपको मैंने पहले बताया था। तो सेंडिंग डिवाइस यूजेस अ प्री डिटरमिन्ड टाइम लिमिट टू वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। यानी पहले से प्री डिटरमिन्ड का मतलब है एक फिक्स टाइम तक वेट किया जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट किया जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये दोबारा उसको रीसेंड करना शुरू कर देंगे। इफ नो एक्नॉलेजमेंट, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंडिंग डिवाइस यूजेस अ प्री डिटरमिन्ड टाइम लिमिट टू वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड विद इन द टाइम, द सेंडिंग डिवाइस ऑटोमेटिकली रीसेंड द डेटा। रीट्रांसमिशन कंडीशन क्या है? द सेंडिंग डिवाइस कंटिन्यू रीसेंडिंग द डेटा अंटिल अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड। यानी जब तक उसको ओके का, ठीक है, मैसेज रिसीव नहीं हो जाता, ये वो कंटिन्यूसली सेंड करता रहेगा। अल्टरनेटली रीट्रांसमिशन क्रिएट आफ्टर अ प्री डिटरमिन्ड नंबर ऑफ अटैक application in mobile or networks. PRQ is commonly employed by mobile phone network to ensure data integrity. ठीक है ना? मोबाइल फोन जो है कंटिन्यूसली सेंटर को एक्नॉलेजमेंट भेजता रहेगा, हाँ डेटा करेक्टली रिसीव हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट रिसीव हो रहा है। अगर कोई एरर आ जाएगा तो उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, तो वो दोबारा से रीट्रांसमिट, सेंडर है दोबारा से रीट्रांसमिट करना शुरू कर देगा, यानी ये बूस्टर वगैरह जो लगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, यस सर। तो ये तुम्हारा चैप्टर एंड हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन डिस्कस करके, सर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन भी तो है। वो इसमें नहीं है, वो आगे है। एक सेकंड में तो बुक दिखाता हूँ। एक हाँ, ये देखते जा रहा है, ये मैसेज क्या है? हाँ, बस ये देख लेते हैं ना, तो बार ये सारे टॉपिक हो गए। सर अगली क्लास में देख लेंगे। चलो ठीक है, ओके।
गाँव में देखने को मिलता है इतना टैलेंट पहले कभी नहीं। और मैं ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, मैं दिल से इस बात को फील करता हूँ। आज के इस दौर में 98 to 100% मार्क्स कई स्टूडेंट आराम से ले आते हैं, और अगर कोई 98% और 100% मार्क्स ला रहा है तो किसी को कोई हैरानी नहीं। और हमारे दौर में सब सब्जेक्ट के मिलाकर भी कई बच्चों के 100 पूरे नहीं हो रहे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज की पीढ़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है जानते हैं? जब बच्चे 14 से 20 साल की उम्र अब इनके हार्मोन्स जंप करने लगते हैं, और इसका सबसे गंभीर असर ये होता है कि ये हार्मोन्स बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देते हैं। क्योंकि स्कूल में बच्चों को चाहिए आजादी, और माँ बाप वो आजादी देते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं इस तरह की आजादी के लिए ये उम्र सही नहीं। तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, उनको पता है ये उम्र फिसलने वाली है, यही वो उम्र है जिसमें फिक्र बन सकता है और बर्बाद हो सकता है। अब यहाँ बच्चों को लगता है यही पेरेंट्स, यहाँ बच्चे अब माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को अब दोस्तों के साथ रहने में ज्यादा मजा आने लगता है, अपने ही माँ बाप अब दुश्मन दिखाई पड़ने लगते हैं। अगर किसी बात पर माँ बाप डांटते हैं तो आजकल के बच्चों का एक फेवरेट डायलॉग, आवर पेरेंट्स आर आउटेड, पापा आप सही है। और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो इसको की बात नहीं, ये नेचुरल, सभी करते हैं। बच्चे 30 साल पहले हम भी यही करते थे, और आज के कोई बच्चे 30 साल के बाद इनके बच्चे भी इसी इंटेंसिटी से ऐसा ही करेंगे। साइकिल चलता है, अरे तो दिक्कत क्या है? बच्चे को तो आएगा, दूसरे पेरेंट की बात या अपना एग्जांपल देखो, आज बहुत लोग भी कर सकते हैं और मानते हैं, उसे कंसल्टेशन लेने आते हैं। पर मेरी अपनी बेटी को समझाने में किसी ने गया, कपिल शर्मा के शो में आमिर खान का भी यही, उन्होंने बताया कि सभी स्टार्स के बच्चे अपने करियर सलाह मुझसे लेने आते हैं, पर मेरे अपने बच्चे मेरी बात नहीं। बच्चे बात सुने या ना सुने ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये जितना कुछ हो रहा है वो पता पड़ा। अभी कुछ दिन पहले मैं चीफ गेस्ट अपनी बेटी के स्कूल में गया, जहाँ की प्रिंसिपल ने मैंने वहां भी यही कहा, बच्चों की परसेंटेज ज्यादा मुझे 20 साल से ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ने। मैं जानता हूँ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली 90% बातें जिंदगी में कहीं काम नहीं, और 90% बातें जो जिंदगी में काम आती है स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। तो याद ही नहीं कि अब साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं इंप्लीमेंट किया। एज अ पेरेंट आज सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चे किसी ऐसे हैं जिस आपसी करीब करीब नाम
जहाँ एक बार इंसान चला जाए तो फिर वापस नहीं आता। ऐसे पर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, एक बार जरूर देखो। कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसका पछतावा अपने सारी करो। एक शेर है, एक गलत कदम उठाता राहे शौक में, एक गलत कदम उठाता राहे शौक में और मंजिल तमाम गिरती। आगे एक गलत उठाए, बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए। टीचर आज जो पढ़ाने वाले हैं उससे ज्यादा ज्ञान वही ज्यादा है। और अगर माँ बाप के प्रति